सो 12 के स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए धमाकेदार इंग्लिश के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है आपके 12वीं बोर्ड के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देना। तो ऑलरेडी जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि है 12 स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे आप 80 में से 60 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो। उसमें हमने पेपर पैटर्न को समझाया, कौन से कैटेगरी में कैसे क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोयम हो गया, या फिर मैं बात करूं लैंग्वेज स्टडी की, डू एज डायरेक्टेड की, स्पॉट द एरर की, एंड ऐसे कई अनगिनत राइटिंग स्किल एंड ग्रामर के पार्ट के वीडियोस के कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने वहां पे उस वीडियो के अंदर बात किए। तो जरूर से जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, टॉप के अंदर ही है, यानी कि अभी कुछ घंटे पहले ही अपलोड हुआ है, तो आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन के अंदर स्क्रॉल करो, वीडियो देखने मिल जाएगा, और प्लीज सभी दोस्तों को शेयर करना। आज का क्या वीडियो है? ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में अगर आप पूरा ये वीडियो देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके 8 मार्क्स जो है वो फिक्स हो सकते हैं, और वो कैसे होंगे बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको पेपर पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने समझ लिया होगा, तो जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है आपका टेक्सचुअल पैसेज, यानी एक सीन पैसेज आता है जो कि सेक्शन 1 की कैटेगरी से पूछा जाता है। करेक्ट? उस पैसेज में क्वेश्चन नंबर 1A में टोटल 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें A1, A2, A3, A4, A5, A6 होता है। लेकिन उसमें सिर्फ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1A में A5 और A6 जो क्वेश्चन होता है वो आपके लैंग्वेज स्टडी यानी डू एज डायरेक्टेड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जो लैंग्वेज स्टडी होता है 2 मार्क्स का कैटेगरी का वो क्वेश्चन होता है, और A6 की बात करें यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है 1 का A का 6 क्वेश्चन होता है, वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हो सकता है आपको मीनिंग फ्रॉम द पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 2 मार्क्स से कैरी करता है बेटे। टोटल हो गया 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1A में। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1A के बी बाद वाला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1B का पार्ट में B1 और B2 ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B1 में आपको डू एज डायरेक्टेड यानी लैंग्वेज स्टडी के ऊपर बहुत सारे ग्रामर के बेस पे डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 मार्क्स कैटेगरी करता है, तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। और आपका B2 जो कैटेगरी होता है उसमें एक 100% गारंटी के साथ स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क्स के लिए। तो कुल मिला के 3 + 1 4 + 4 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही, जो कि टोटली बेस होते हैं डू एज डायरेक्टेड लैंग्वेज स्टडी जिसको हम बोलते हैं, और पूरा आपके ग्रामर के पार्ट के ऊपर। तो आज उन्हीं 8 मार्क्स के कंसीडरेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बन पड़ेगा फ्रॉम माय साइड, प्रीवियस ईयर के 2024 के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साइड से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बैंक में से निकाला हुआ है, ये सभी चीज को हम सॉल्व कराएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, तभी आपको बहुत सारा चीजें समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जितना हो सके लाइक करके अच्छा कॉमेंट्स करो, ताकि रीच हमारी बढ़ सके और सभी दोस्तों तक, सभी लोगों तक पहुंच सके आपके। ठीक है, शेयर कर देना यार प्लीज, जितना हो सके करना, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, मतलब A का 5वां क्वेश्चन, जिसको A5 बोलते हैं। तो A5 में जैसा मैंने बोला डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है। अब डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान देना। तो यहां पे एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये पूछा है डू एज डायरेक्टेड में, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ प्लेसेस आई विजिट। मतलब क्वेश्चन ये पूछा है डू एज डायरेक्टेड की कैटेगरी में, जो कि हो सकता है 1 मार्क्स का पूछा जाए। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ प्लेसेस आई विजिट, मतलब जो प्लेस मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं उसके ऊपर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और क्वेश्चन ये पूछा है कि चूज द करेक्ट टेंस, यानी टेंस कौन सा है। आपको पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें भी फिर सिंपल पास्ट टेंस भी हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो जाता है। तो क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझो। देखो कभी भी टेंस वाले क्वेश्चन को पहले ना एकदम, अगर आपको नॉर्मल हिंदी आता है तो हिंदी में कन्वर्ट करके देखो क्या फील हो रहा है आपको। देखो क्या बोल रहा है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ प्लेसेस आई विजिट, मतलब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो प्लेसेस मैं विजिट कर चुका हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं मतलब मैं प्रेजेंट में ही हूं। तो हम बात करें तो जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वो मेरा आंसर आ सकता है। तो इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बचा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई लाइक टू आस्क पूछ दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये सिंपल तरीके से पूछा है, तो मैं बोल दूंगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ एकदम एक्सट्रीम रॉकेट साइंस नहीं होता, बेसिक इंग्लिश की समझ होती है, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, कुछ टेंसेस एंड कुछ ग्रामेटिकल पार्ट के समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें हैं बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और कोई भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब वीडियो आने की सिलसिला साइंस स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, कोई भी बच्चे हो, लगातार धमाके धमाके होते रहेंगे। इस वीडियो का सिलसिला लगातार आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है बच्चे, और शेयर करते रहना हमारे वीडियोस को, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई वुड लाइक टू कम बैक। और ये सब क्वेश्चंस आए हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है 2024 के पेपर में, 2023 के पेपर में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकाला है हमने। आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। मेरा अपार्टमेंट न्यूयॉर्क में, आई वुड
क्या बोल रहा है, कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि चूज ऑप्शन राइट यूजिंग यूज टू। 4 ऑप्शन है, उसमें से सही जवाब चूज करना है और राइट यूजिंग यूज टू, मतलब स्टार्टिंग में यूज टू होना चाहिए, यूज टू। तो यहां पे आप पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, आई यूज टू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यूज करने के लिए यूज्ड, यूएसईडी यूज्ड। यहां पे आंसर में सिर्फ यूएसई यूज है, मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आई हैव यूज्ड टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट, सिंपली बोला कि मैं अपने अपार्टमेंट में आऊंगा जब मैं न्यूयॉर्क में होऊंगा। तो आई हैव यूज्ड टू कम, आई हैव यूज्ड टू नहीं होता कुछ चीज, ग्रामेटिकल मिस्टेक, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू कम बैक, मतलब जब न्यूयॉर्क में है तो आई यूज्ड टू कम बैक टू माय अपार्टमेंट, तो ये सेंस बन रहा है। चौथा भी देख लो, आई हैड यूज, तो आई हैड यूज भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो आई यूज्ड टू कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, क्लियर कट यूज्ड टू का यूज करके हमने यहां पे किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर बच्चा, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे साथ साथ अगर आपको चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और लास्ट मोमेंट रिवीजन भी कराऊंगा, हमेशा याद रखना, एग्जाम जिस दिन होगा ना उसके एक दिन पहले हम लाइव भी कोशिश करेंगे आने की, और आपको वन शॉट लाइव रिवीजन भी तौर पे, एलएमआर रिवीजन के तौर पे भी ये सब चीज दोबारा रिवाइज कराएंगे जो हमने इस 2 दिन के अंदर पढ़ा होगा वीडियोस के फॉर्म में। तो बने रहना हमारे साथ। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है देखो, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, किसके कैटेगरी में आता है, A6, जो 6th क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स में, जो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन या फिर 2 वर्ड दिए रहेंगे और उस 2 वर्ड का मीनिंग आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, जिसका मीन कुछ होगा। अच्छा, तो यहां पे 2 वर्ड है, एक है रेमिनिसेंस, दूसरा है एक्सहलरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेमिनिसेंस और एक्सहाइलरेशन। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी जब मैंने वीडियो दिया था, उस स्ट्रैटेजी वीडियो में भी ये सेम 2 टॉपिक आए थे, याद होगा आपको। तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं कि रेमिनिसेंस का मीनिंग होता है याददाश्त, यानी एक तरीके से मेमोरी में बोल सकता हूं। ठीक है, यादें बोल सकता हूं मैं, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रेमिनिसेंस का मेमोरी। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करते रहो अगर आपको समझ में आ रहा है, यस सर कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का मतलब होता है, देखो ये एक ऐसा चीज है जो आपको क्या बताता है, कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस का फील देता है। तो इसका एक मीनिंग है एक्सकटेसी। ठीक है, एक्सटेसी, एक्सटेसी, एक्सटेसी जैसा प्रोनाउंसिएशन इसका आप लिख सकते हो। और इसका मीनिंग एक्चुअल में होता है, मतलब इसका अगर आपको कोई पूछेगा मीनिंग क्या है, तो ये होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बोल सकते हो, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो इसका एक मीनिंग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एज ए जनरल नॉलेज के तौर पे भी, ताकि अगर ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको रिपीट होते हुए दिखते हैं तो आप जरूर से उसको याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये वीडियो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर ये देख रहे हो तो जरूर से आप 1.5 की स्पीड लगा सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा, तो वो भी आप करके देख लेना। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि जो B1 कैटेगरी में पूछता है। अब B1 कैटेगरी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर बी का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी का पहला क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज स्टडी यानी टोटल डुअल डायरेक्टेड के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है अगर आप ध्यान दोगे, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। देखो, अवनीश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। अवनीश ने बोला, किसको बोला, संचित को बोला। क्या बोल रहा है कि भाई तू यहां पे गार्डन में क्या कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं, दिस टाइम, ये टाइम पे क्या कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देयर आर 4 ऑप्शंस, इसमें से आपको क्या करना है, रीराइट करना, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसके हिसाब से। तो यहां पे अगर आप देखोगे इनडायरेक्ट नरेशन मतलब, आप बोलते हैं ना इनडायरेक्ट नरेशन मतलब क्या होता है कि मैंने पूछा तू क्या कर रहा था, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बोला कि अवनीश सेड। ठीक है, तो यहां पे जो है वो डायरेक्ट नरेशन है, अवनीश ने बोला, अवनीश सेड, यहां पे आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच है ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी दिख जाएगा तो समझ जाने का डायरेक्ट स्पीच है। 10वीं वगैरह में पढ़ाया था मैंने आपको ये सब बेसिक चीजें, पूरा ग्रामर का प्लेलिस्ट अपलोडेड है हमारे मेन वाले चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे, करेक्ट है। जिसको पता है बता दूं अगेन, JR ट्यूटोरियल्स हमारा मेन चैनल है जिसपे हम 10वीं 11वीं 12वीं सब कुछ पढ़ाते थे, लेकिन अभी फिलहाल में हाल ही में हमने 11 12 को सेपरेट करके ये वाला चैनल JR कॉलेज बनाया हुआ है, जो कि 1 डेढ़ साल हुआ। लेकिन ट्यूटोरियल्स पे सारे ग्रामर अप टू 11 12 स्टैंडर्ड तक हमने कंप्लीट किए हुए, और उस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे, जिनको नहीं पता बता दो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर काफी नजदीक है, तो आप जरूर से उस पर भी जाके हमारे माइलस्टोन को कंप्लीट करा सकते हो। चलो बाद में यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन के हिसाब से देखो पहला ऑप्शन कि अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग। देखो ये सेंस बन रहा है कि आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग, मतलब वो एक इनडायरेक्ट नरेशन के तौर पे बता रहा है यहां पे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच ऑटोमेटिकली हो गया। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है अवनीश वांटेड टू नो, तो वांटेड कभी नहीं आता किसी इनडायरेक्ट नरेशन में, अवनीश आस्क्ड नहीं आता, अवनीश संचित नहीं आता, डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बोल सकते हो कि अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग एट द गार्डन, ठीक है ना। यहाँ पे
ये चीज आपको क्लियरली पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीरज चोपड़ा, देखो नीरज चोपड़ा आ गया, हमारे सबसे बड़े फेंकने वाले जो भाला फेंकते हैं ना, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू द एंकल इंजरी। भाई उनको एंकल में, यानी जो पैर का जो नीचे का पार्ट होता है ना, एंकल बोलते हैं उसको, चोट लग गया, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच यूज ए मोर डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी। डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी का यहां पे इस्तेमाल हो रहा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो, नीरज चोपड़ा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी, ठीक है। नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट, तो यहां पे हम डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो कैन नॉट जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी का सेंस नहीं बना रहा है हमें, तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर नहीं है। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट, विल नॉट, तो विल आ गया, विल नॉट दैट इज द मॉडल ऑक्सिलरी, तो विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। तो मेरे को ये आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट लग रहा है। फिर भी दूसरा आप देख सकते हो, नीरज चोपड़ा शुड नॉट पार्टिसिपेट आ रहा है, नीरज चोपड़ा माइट नॉट आ रहा है, लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स और मिल सकेगा अगर ऐसे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। क्या बोल रहा है? जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इफ। इफ से शुरू करना है। किससे शुरू करना है बच्चा? इफ से करना है, ठीक है। अब इफ से पहला लाइन इफ आना चाहिए, पहला वर्ड इफ आना चाहिए। तो यहां पे चारों ही वर्ड इफ है, तो कैसा है? पहले सेंस तो बनना चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोल रहा है? अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। तो पहला लाइन इफ योर कॉन्फिडेंस, इफ योर कॉन्फिडेंस आ गया तो डेंस तो हो ही नहीं सकता ना। इफ योर कॉन्फिडेंस बोलूंगा क्या? इफ योर कॉन्फिडेंट बोलूंगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोलूंगा इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। मैं क्या बोल सकता हूं? इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। तो मैं बोल सकता हूं भाई इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करेक्ट ही है, लेकिन करेक्ट हो सकता है, हमेशा मान के चलते आगे भी देख लेते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो भाई तुम कॉन्फिडेंट हो तो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड तो गलत ही है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल गेट सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सक्सेस मिलेगा नहीं ना, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो मतलब ये जो हमने सोचा था कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको सक्सेस मिलेगा। दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी वाला पार्ट है उसमें B2 में स्पॉट द एरर 1 मार्क्स का 100% आता ही आता है। तो एक आध ऑप्शन, एक क्वेश्चन ये है कि ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलोंग विथ ए फ्यू एक्सरसाइज टू हिज पेशेंट। तो इसमें गलती क्या है? सबसे पहले तो पहचानो। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ही प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता, या तो ही प्रिस्क्राइब्ड होगा या तो ही प्रिस्क्राइब्स होगा, कि वो प्रिस्क्राइब करता है बार बार। तो ही प्रिस्क्राइब्स अगर लिखता हूं तो ये वाला जो प्रिस्क्राइब है उसके जगह पे प्रिस्क्राइब्स लिख दिया। मेडिसिन, क्या एक मेडिसिन देता है क्या? नहीं, बहुत सारे मेडिसिन दे सकता है, तो मेडिसिन की जगह पे मैं मेडिसिन्स लिख सकता हूं, ठीक है। और ये अलोंग विथ चिपक के है, तो अलोंग विथ साथ में नहीं होता, अलोंग विथ अलग अलग होता है। और फ्यू एक्सरसाइजेस रहेगा टू हिज पेशेंट, टू हिज पेशेंट। तो इस तरीके से हमने एरर को फाइंड आउट किया और करेक्ट करके रीराइट कर दिया। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूर से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे 2024 में 23 में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन से जो हमने कराए, कहीं ना कहीं आपको 8 मार्क्स के हिसाब से ये चीज काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे और जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसके डू एज डायरेक्टेड और भी बहुत सारे जो लैंग्वेज स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं लगातार। तो आप लोग अब कुर्सी की पेटी तो और टाइटली बांध लेना, क्योंकि अब थोड़ा मैराथन टाइप में जाएंगे, यानी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी बीच बीच में बता रहा हूं उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। शुरू करें, चलिए आ जाते हैं वापस से मैदान में। चलो चलो, क्या बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन? इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क आना था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। चारों के पास एक्सक्लेमेटरी मार्क है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। हमें क्वेश्चन बोला इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, बहुत ही शानदार रिमार्केबल प्लेस था वो, बहुत से माध्यम से, इन मेनी वेज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। हाउ इट वॉज, तो पहली बात तो आ ही नहीं सकता ना कि भाई कोई भी चीज एक्सक्लेमेशन में क्वेश्चन से शुरू होता है, व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस, हाउ, ऐसा इस प्रकार की चीजें होती है। तो हाउ ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, ये सेंस नहीं बना रहा है। हाउ ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, तो ये सेंस नहीं बन रहा है, ये भी आंसर नहीं है।
जैसे मैंने बोला कि व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस हम लोग बोलते हैं ना, तो व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके सही जवाब को। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? फास्ट जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बने रहना हमारे साथ। 1.5 की स्पीड पे लगा लो अगर आप इसको वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो। वैसे तो ये प्रीमियर के तौर पे जाएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है, तो फटाफट से देख लेना 1.5 की स्पीड पे। चलो अगला क्वेश्चन, आवाज आ रही है ना परफेक्टली? चलो ओके, नेक्स्ट, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन को-वायर शेल। ठीक है, उसने क्या किया, प्रोफेशनल इक्विपमेंट को क्या किया है, स्प्रेड आउट किया है, जो कि बहुत सारे उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, काउरी शेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू राइट द गिवन सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट चाहिए। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो वर्ड को जोड़ने वाला वर्ड, एंड, बट, इस प्रकार के। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? तो अगर आप देखोगे तो ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट इट कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कोवरी। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड बोला है, तो विच कंसिस्टेड बोल दिया, मतलब कि वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट को उसने स्प्रेड आउट भी किया और उसके अंदर क्या है, डजन काउरी शेल्स प्रेजेंट। तो मैंने क्या बोला हिंदी में, और मतलब और उसके अंदर ये भी चीज प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं एंड यूज होने की प्रोबेबिलिटी दिमाग के हिसाब से हमारा ये बोलता है, जनरल नॉलेज भी यही बोलता है और ग्रामर भी यही बोलता है कि एंड यूज हो सकता है। तो कहां पे एंड है, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उसने क्या किया, अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट को स्प्रेड आउट किया, एंड देखो आ गया, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए डजन काउरी शेल्स। सिंपल सी बात है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। पहचान लिया आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यह आ गया A6 का कैटेगरी का क्वेश्चन। ये जो हमने देखा इसके पहले वो थे आपके डुएस डायरेक्टेड वाले, A5 वाले, ये A6 वाले क्वेश्चन है। कैसे आएंगे A6 वाले क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। 4 क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, हैंगिंग अराउंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैजिकल इफेक्ट। इन चारों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, चलो मार्किंग कर देता हूं मैं। अब पैसेज तो मेरे सामने यहां पे डिस्प्ले नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आपके सामने पैसेज रहेगा, उसमें से आप इन सभी का मीनिंग ढूंढ के लिखोगे। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको मीनिंग लिखवाता हूं और कहीं ना कहीं आप याद कर लो, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दिखेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो क्या है कंफ्यूजिंग का मीनिंग? ठीक है, कंफ्यूजिंग का जो मीनिंग है वो है बी वाइल्डरिंग। क्या है? बी वाइल्डरिंग, याद रखना, बी वाइल्डरिंग कंफ्यूजिंग का मीनिंग हो जाएगा। हैंगिंग अराउंड का जो मीनिंग होता है, आपके पैसेज में जो वर्ड मिलेगा आपको वो होगा डैलिड। यानी देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वो भी A6 में ही आता है हमेशा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 का A का छठा क्वेश्चन में ही आता है कि राइट द मीनिंग फ्रॉम पैसेज। तो आपको समझना पड़ेगा हैंगिंग अराउंड वर्ड कहां लिखा है। तो अगर आपने समझा कि हैंगिंग अराउंड जहां पे लिखा है या फिर हैंगिंग अराउंड का मतलब क्या हो सकता है, तो वो वर्ड उधर उस पैराग्राफ में ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगा ये वर्ड डैलिड। ठीक है, फिर यहां पे कंफ्यूजिंग का बीवाइल्डरिंग हो गया, हैंगिंग अराउंड का डैलिड हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसका होता है ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर हो गया। और मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल इफेक्ट इसको एन्चांट करना बोलते हैं, यानी एन्चांटिंग। ठीक है, एन्चांटिंग। तो इस प्रकार से आप इनके मीनिंग्स को बाय हार्ट कर सकते हो। वैसे जैसे मैंने बोला था आपको सजेशन के तौर पे कि जब भी आप अपना टेक्स्ट बुक को, मैंने हमेशा बोला कि यार एटलीस्ट सेक्शन 1 का जो भी टेक्स्ट बुक में आपके लेसन है, जो आपके पैसेज उसमें से बनेंगे, उसको एक बार रीड करके चलो। और जहां जहां आपको लगे कि एक वर्ड जो है मतलब बहुत बड़ा है, इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो वहां पे अंडरलाइन करके उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग या फिर इंग्लिश में मीनिंग आप सिंपल के तौर पे लिख सकते हो वहां पे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो वो जरूर करना। ये 2.5 दिन का टाइम आपके पास है बच्चा, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। 80 में से 60 प्लस निकालना कैसे, ये ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही वीडियो अपलोड किया है, आपको बहुत हेल्प करेगा, वो चेकआउट कर लेना जाके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे डुएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है कि आई एम फिजिकली असॉल्टेड, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, आई एम फिजिकली असॉल्टेड मतलब मुझे फिजिकली चोट लगा है, मुझे असॉल्ट किया गया है, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को पीछे हटना पड़ेगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि आपको अनलेस का यूज करना है। तो पहला ऑप्शन है अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, दूसरा है अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, और तीसरा अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी बराबर इट वुड नॉट, इट विल नॉट। क्या आएगा बताओ? मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में मुझे आंसर लग रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो कि मैं फिजिकली असॉल्टेड हूं, इट विल नॉट परमिट टू, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, मतलब अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट, इट विल आ सकता है, वुड नहीं आएगा, अलग हो जाएगा, तो विल आ सकता है। तो यहाँ पे इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर जो है वो आ सकता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3।
क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेट रिटेलिएशन, इसमें यूज करना है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, इसमें तो मैंने डायरेक्ट आंसर, ये ऑप्शन था ही नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख के लाया हूं यहाँ पे कि द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेट रिटेलिएशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी जिसको ऑब्लिगेशन जो शो कर रहा है, ठीक है, यूज करना है हम लोग को। तो लॉ मस्ट, द लॉ विल लिखा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो कानून मुझे प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, मतलब मस्ट आएगा। तो लॉ विल लिखा है तो विल की जगह पे हमने क्या लिखा, मस्ट। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। तो इस प्रकार से आपको मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना है, मेनली विल की जगह पे आपने मस्ट इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो अब ये वापस से मीनिंग वाले क्वेश्चन आ गया, A6 वाले क्वेश्चन। चलो ध्यान देना, इसका भी फटाफट से करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, मीनिंग लिखना इन शॉर्ट। तो चलो पहला है लैक ऑफ कर्टसी। ठीक है, लैक ऑफ कर्टसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टसी की कमी, कर्टसी। ठीक है, डिस्कर्टसी, डिस्कर्टसी आ सकता है, डिस्कर्टसी, डिस्कर्टसी। ठीक है, फाइट विद द फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी। ठीक है, तो हम फाइट विद द फिस्ट के पैसेज के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बताओ क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से टू बॉक्स। ठीक है, टू बॉक्स। नेक्स्ट है अनकल्चर्ड और अगला है अटैकर। बताओ अनकल्चर्ड का क्या आ सकता है? बताओ अनकल्चर्ड का आपके पैसेज में दिया हुआ है, दैट इज बुरिश, बुरिश आ सकता है, यहां पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, वर्ड प्रॉपर चेक कर लेना, बुकिश, ठीक है, और अन अटैक नहीं, एन अटैकर है। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से अटैक करने का असाइलेंट बोल सकते हैं हम लोग, असाइलेंट। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीजें। वैसे तो देखो सेम आ गया तो ही याद कर पाओगे, वैसे तो ये वाले जो मीनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको पैसेज में से ही ढूंढना होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू चीजें जो है वो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगी तो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। द पुलिसमैन रिफ्यूज, देखो ये भी A5 वाले कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो ग्रामर वाला क्वेश्चन है, डुएज डायरेक्टेड का। क्या बोल रहा है, द पुलिसमैन रिफ्यूज, क्या बोल रहा है, ध्यान देना, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। ठीक है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म ट्रांसफॉर्म इन नेगेटिव स्टेटमेंट करना है, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द पुलिसमैन रिफ्यूज, तो यहां पे पहला ऑप्शन आप देखोगे तो पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, रिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं करना, तो डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। तो पहला ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं? तो ये चीज हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिफ्यूज है, तो रिफ्यूज मतलब क्या हुआ, मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो यही हो गया मेरा, निगेटिव करना था उसको तो निगेटिव कर दिया कि द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट। ये सिंपली पॉजिटिव स्टेटमेंट था, उसको हमने नेगेटिव में कर दिया, खत्म, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी। चूज द करेक्टिव अल्टरनेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहां पे आप देख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डोंट यू थिंक दैट आई हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सोपी ने बोला। तो सोपी ने बोला है मतलब सोपी ने पूछा होगा, बोला होगा, आस्क्ड, तो सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक। ठीक है, सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव हैड। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हैव हैड क्वेश्चन में बोल रहा है, मतलब वो तो आएगा ही आएगा, हैव हैड आएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में हैव लिखा है, दैट ही हैव समथिंग, तो हैव तो नहीं आएगा, हैव हैड आना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मुझे हैव हैड दिख रहा है, वैसे ऑप्शन नंबर 2 भी है, लेकिन सोफी आस्क्ड इफ ही डिडंट थॉट, तो थॉट तो नहीं आएगा ना, डोंट यू थिंक, थिंक आएगा तो थॉट तो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है, बिकॉज डिडंट थॉट आ गया, यहां पे डिडंट थिंक है, तो डिडंट थिंक ही रहना चाहिए, दैट ही माइट हैव हैड। तो यहां पे है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से आपको लॉजिक समझना है और आपको आंसर लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया? एकदम फास्ट मैराथन टाइप पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चे को एकदम अच्छी तरीके से चीजें दिमाग में बैठ जाए। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैच द पेयर भी आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पेपर पैटर्न का जो वीडियो, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था इंग्लिश का, जो अभी कुछ देर पहले हुआ अपलोड, उसमें मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि मैच द पेयर के भी क्वेश्चंस A6 में पूछे जाते हैं, अदरवाइज A2 में तो आता ही आता है। तो मैच द पेयर में आपको कॉलम A में कुछ दिया रहेगा, कॉलम B में कुछ दिया रहेगा, इसका मीनिंग इसके साथ कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो पहला है स्ट्रोल, तो स्ट्रोल का आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। स्ट्रोल का मीनिंग होता है वॉक इन ए लेजर वे, स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है, वॉक इन ए लेजर वे। और आपको लिखना भी कैसे है, आपको मैच नहीं करना, वैसे मैं यहाँ पे मैच करके दिखा रहा हूं कि स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक इन ए लेजर वे, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको इस प्रकार लिखना है कि
स्ट्रोल डैश मार के वॉक इन लेजर वे इज द करेक्ट आंसर, जो भी है वो ऐसा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे डेकेडेंट, तो डेकेडेंट का आंसर होता है पुराना कोई चीज, तो यहां पे अगर आप देखोगे ओल्ड एंड वन आउट, तो यहां पे ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है लिम्बो, ठीक है, जो कि एक क्या है, हेल, हेवन हेल के बीच का एक प्लेस था, करेक्ट है, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने मतलब आपने पढ़ा होगा ये चीज आपके इसमें चैप्टर्स के अंदर। तो लिम्बो बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल हो जाएगा, ठीक है। और कोवेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग चाहा करते हैं, डिजायर, कोवेटेड ग्रेटली डिजायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने मैच करके बता दिया और आप लोग पूरा लाइन वाइज इसको अरेंज कर दोगे, लिख दोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चा? तो देखो A6 में कभी कभी मैच द पेयर भी आ जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से A5 कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, इफ यू हैव ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर रूट। ऑब्वियसली हम कुछ चीज सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन को। तो हमें बोल रहा है कि यूज आफ्टर प्लस आईएनजी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आफ्टर प्लस आईएनजी में, कि आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग, आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग समथिंग। भाई सेंस ही नहीं बना, आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग ऐसा इंग्लिश होता है क्या कहीं पे? नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग, यार ये सेंस बन रहा है, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, परफेक्ट, इससे बेटर हो ही नहीं सकता, यही आंसर है। चेक कर लो दूसरा भी, आफ्टर यू हैव ऑर्डर समथिंग, ठीक है, आफ्टर यू हैव ऑर्डर समथिंग, नहीं जम रहा यार, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं आ सकता, ट्रैक होना चाहिए, तो ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या बोल रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिग डेटा एनालिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस एज अ नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पहला ऑप्शन है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मीनिंग चेंज हो गया, ये नहीं आएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए कंपाउंड प्रोसेस, भाई कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मतलब तो सेम ही होता है भाई, ये भी गलत है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए इजी प्रोसेस, ये सेंस बन रहा है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का अपोजिट यानी पॉजिटिव का नेगेटिव, इजी तो नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स को इजी नहीं बोल सकता, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बोलना ज्यादा बेटर है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स की जगह पे सिंपल लिख सकता हूं नेगेटिव वे में, यानी बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट भी यूज किया मैंने, इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, मतलब बिग डेटा एनालिसिस इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, तो ये उल्टा हो गया, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज यार अगर आप हेल्प करना चाहते हो जरूर से अच्छा लाइक और अच्छा कमेंट कर सकते हो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अभी तो 2 दिन और बाकी है, इतने वीडियोस बनाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में सोल्व। क्या पता बहुत सारी चीजें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो सेम टू सेम एज इट इज आ जाए, तो आपके बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना इसी प्रकार से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगला क्या क्वेश्चन है, पिक आउट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब याद रखना अपोजिट होता है, सिनोनिम्स आया तो सेम मीनिंग मतलब मीनिंग होता है, सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाले, और एंटोनिम्स आया मतलब अपोजिट मीनिंग ऑफ हैविंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ढूंढना है, लिखना है। चलो फटाफट से, अंडरस्टैंडेबल इसका क्या आएगा, नॉन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, नॉन अंडरस्टैंडेबल लिख सकते हो इसका। अंडरस्टैंडेबल का क्या लिखोगे भाई, नॉन अंडरस्टैंडेबल लिखोगे, सिंपल है ना भाई, ठीक है। हाइड का क्या होता है, हाइड मतलब होता है छुपना, और अपोजिट हो जाएगा उसका दिखाना, ठीक है, ठीक है। हाइड का मतलब होता है छुपना, मतलब कवर करना, अनकवर करना हो जाएगा, अनकवर, ठीक है। अवेलेबल, अनअवेलेबल, सिंपल है ये तो, अनअवेलेबल। सिमिलर का डिसिमिलर बोल सकते हो, डिसिमिलर, डिसिमिलर। एक और वर्ड बोल सकते हो डिफरेंट, सिमिलर डिफरेंट, बहुत इजी है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो यार मतलब इतना सिंपल है कि आप आराम से ये सभी क्वेश्चंस के जवाब बिना पैसेज को देखे हुए भी दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, चलो आगे बढ़ते, अगले पर्टिकुलर टॉपिक पे चलते। क्या बोल रहा है, अगेन A5 वाला डूएस डायरेक्टेड, A5 के कैटेगरी में पूछने वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द लंगूर, क्या आ गया, लंगूर बंदर। लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रेडेटर्स। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट गिव्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री में करना है, ठीक है। चलो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। पहला ऑप्शन है, नो अदर एनिमल इन जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लू। यार परफेक्ट, पहले ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोल रहा है कि नो अदर एनिमल इन द जंगल, मतलब कोई और एनिमल जंगल में ऐसा है ही नहीं जो इतना रिलायबल है जितना लंगूर होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर?
बहुत इजी। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्लियर कट बताया हुआ है पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम लोग ने यहां पे यूज किया है कि कोई और एनिमल ऐसा नहीं है जो एज रिलायबल जितना लंगूर है उतना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कामोफ्लाज द हाइट। आई कामोफ्लाज, कामोफ्लाज का मतलब होता है रंग के हिसाब से बदल जाना। जैसे ग्रीन कामोफ्लाज हो जाता है, घास में गया ग्रीन कलर के तो ग्रीन कलर हो जाता है, टमाटर गया तो टमाटर के हिसाब से लाल हो जाता है। पता है ना, वो ऐड चलता है टमाटर लाल बना दे, सुना है कि नहीं, किसान टमाटर वैसे कुछ तो है ऐड। ठीक है, आई कामोफ्लाज द हाइट। ठीक है, तो यहां पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, आई कामोफ्लाज्ड का सिंपल प्रेजेंट में है, कामोफ्लाज्ड का डी हट जाएगा, कामोफ्लाज हो जाएगा। तो आई कामोफ्लाज द हाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई कामोफ्लाज, सिंपल कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल कर दिया मैंने, बहुत सिंपल कर दिया। सिंपल मतलब बहुत सिंपल, मतलब इजी क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो बहुत इजी तरीके से बता दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A6 कैटेगरी। A6, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीनिंग लिखना है। अगेन, टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विद द नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल टू मिसलीड द एनिमी। जैसे अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कामोफ्लाज, यानी जो एरिया है सराउंडिंग है उसके हिसाब से ढल जाना, तो इसका मीनिंग भी वही हुआ, टू हाइड वन सेल्फ बाय कवरिंग अप विद द नेचुरल आर्टिफिशियल मटेरियल। मतलब कुछ ऐसे सिपाही लोग होते हैं जो घास में जाते हैं तो अपने, एक तो आर्मी वाला यूनिफॉर्म आपने देखा होगा कामोफ्लाज कलर का होता है, यानी कि उसको कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा है मेरे को, खाकी वर्दी ऐसा कुछ तो रहता है, उसके ऊपर वो घास फूस पत्ता वत्ता लगा लेगा ना एकदम अच्छे से, तो ऐसा लगेगा कि पत्ता ही है, लेकिन जब दुश्मन आता है सामने तो अटैक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्मी वाले होते हैं, तो इसका आंसर आएगा कामोफ्लाज। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना कामोफ्लाज का। नेक्स्ट है फिनिशिंग द वर्क, यानी कि अपना काम को खत्म करना। तो फिनिशिंग द वर्क मतलब मैं बोलता हूं चलो यार वाइंड अप करते हैं, तो वाइंड अप लिख सकते हो, लेकिन आपको पैसेज में देखना पड़ेगा क्या दिया है, तो वाइंड अप लिख सकते हो, रैप अप लिख सकते हो यूजुअली। चलो रैप करते हैं, तो रैपिंग अप लिख दो, रैपिंग अप, रैप अप, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, मेकिंग वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर। डेंजर से अपने आप को सेव करना, मतलब क्या करना, सिक्योर करना। क्या करना, सिक्योर करना, अपने आप को बचाना, सिक्योर करना, ये कर देना। नेक्स्ट है टू सक्सेसफुली वॉक ओवर, यानी कि सक्सेसफुली चल के जाना, ट्रेड करना। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, अगर आती है एग्जाम में तो बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जाएंगे। ये अभी देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1B लिखा हुआ है यहां पे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1B, मतलब अब जो भी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले पार्ट में, जो डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन डुअल डायरेक्टेड का, लैंग्वेज स्टडी का, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस आपको दिया है, दैट इज आई नो दैट ही वाज स्टोलन द नेकलेस। देखो ये क्वेश्चन है, आई नो दैट ही वाज द स्टोलन द नेकलेस, इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, तो ही हैज स्टोलन द नेकलेस को हम सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आई नो ही स्टोल द नेकलेस। पहला ही ऑप्शन मुझे परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी आप सेकंड ऑप्शन देख लो, आई नो हिम टू हैव स्टोलन द नेकलेस, तो ये मीनिंग नहीं बन रहा। आई नो हिम टू बी ए थीफ, भाई चोर का जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई नो हिम एज द स्टोल, एज ही स्टोल द नेकलेस, नहीं, तो ये आएगा परफेक्ट आंसर, आई नो ही स्टोल, मतलब मुझे मालूम है कि उसने नेकलेस चुराया है, इसका मीनिंग ये हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वॉर्ड दैट इज मेड अप ऑफ प्योर स्टील इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, यानी जो तलवार जो प्रॉपर स्टील से, प्योर स्टील से बनी है, वो इंडिया से लाई गई है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, पहला ही लाइन आप देखो। सेकंड लाइन, द स्टील स्वॉर्ड इज प्योर एंड ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, प्योर एंड ब्रॉट, कंपाउंड नहीं करना है, सिंपल करना है भाई। द स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज प्योर स्टील, भाई स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया प्योर स्टील कैसे हो सकता है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, बी नहीं है, सी नहीं है। द प्योर स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज स्टील, भाई द प्योर स्वॉर्ड इन इंडिया इज स्टील, भाई ये सेंस ही नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है कि जो प्योर स्वॉर्ड है इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, ये परफेक्ट मीनिंग बैठता है। थर्ड क्वेश्चन, दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग बिकॉज दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, मतलब उन्होंने एक बिल्डिंग के शेल्टर के नीचे आराम किया, मतलब शेल्टर लिया एक तरीके से बिल्डिंग के नीचे, ताकि वो थक गए थे चलते चलते, इसके लिए। तो इसको सिंपल बनाना है, तो यहाँ पे दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग एज दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, पहला ही लाइन सेंस बना रहा है, पहला ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी दूसरा तीसरा पढ़ लो। टेकिंग शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग, नहीं बन रहा मीनिंग। टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैसिव वॉइस के जैसा लग रहा है, तो हमें सिंपल वॉइस चाहिए, सिंपल सेंटेंस चाहिए। ठीक है, तो दे वेयर टायर्ड एंड टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। करेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया। आखिरी के 2-3 स्लाइड और है, फटाफट से देख लो, फिर हमारा ये आज का लेक्चर, आज का वीडियो को हम एंड करेंगे। चलो फास्ट, क्वेश्चन वापस पूछा है,
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके पहले सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, क्योंकि देखो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस आता ही आता है क्वेश्चन, या तो सिंपल दिया रहेगा, कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड को सिंपल बनाना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब यहां पे आप देखोगे तो सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, ठीक है, मतलब सतीश जरूरी से अच्छा मेहनती वाला काम करना चाहिए ताकि वो ब्रदर को बचा सके, ठीक है, रेस्क्यू कर सके। तो क्या आएगा इसका आंसर, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड सो एज टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, ठीक है। सतीश मस्ट वर्क हार्ड एज वेल एज तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर नहीं है। सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर एंड वर्क वेरी हार्ड, भाई ये भी सेंस नहीं बना रहा है, तो या तो ए या तो डी में कंफ्यूजन है। चलो फिर भी एक बार डी को पढ़ते हैं, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। तो कंपाउंड में जैसे मैंने आपको बताया था, कंपाउंड मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस को जुड़ के बनना, तो यहां पे आप देख सकते हो एंड आ गया, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। आप उसका अगर रूम ढूंढोगे तो आपको क्लू मिलेगा। चलो, इफ यू सर्च हिज रूम यू वुड फाइंड द क्लू, ठीक है। इफ यू सर्च हिज रूम यू फाउंड द क्लू, ठीक है। इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यू विल बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में भी विल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यू विल का वुड कर दिया, नहीं आएगा। यहां पे यू फाउंड हो गया, नहीं आएगा। इफ यू सर्च हिज रूम, यानी अगर आप उसका रूम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड द क्लू, मतलब आप अगर सर्च करोगे तो आपको वो क्लू मिलेगा। विल आ गया, करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आया, बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, क्या ही बताओ, इससे सिंपल क्या हो सकता है, बताओ कमेंट करके। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड आंसर। WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, जो भी अंडरलाइन दिया हुआ है यहां पे, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है। सम थग्स, थग्स मतलब जो लुटेरे होते हैं ना, वो वाले थग्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो सम थग्स ट्राइड टू स्नैच हर गोल्ड चेन, कुछ थग्स आए, कुछ लुटेरे आए और उसने ट्राई किया गोल्ड चेन उसका छीनने का। तो इसको WH क्वेश्चन में फ्रेम करना है। क्या बोल रहा है, व्हाट सम थग्स ट्राई टू स्नैच। भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सम थग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन, तो ये बोल रहा है कि व्हाट समथिंग, व्हाट समथिंग क्या होता है भाई, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट समथिंग ट्राई टू स्नैच, नहीं आएगा। व्हाट डिड समथिंग, नहीं बन रहा है सेंस। व्हाट सम थग्स स्नैच, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन आप चौथा अगर आप देखोगे, व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, मतलब कुछ थग्स ने क्या स्नैच करने की कोशिश की। तो मतलब जो क्वेश्चन है और जो आंसर है उसमें मीनिंग सेम मैच हो रहा है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अरुणिमा वॉज रिट्रेन्ड एज ए माउंटेनियर, ठीक है, तो अरुणिमा थी, उनको माउंटेनियर का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा इसका कि व्हाट वॉज अरुणिमा रिटेन्ड एज, मतलब अरुणिमा को कैसा रिटेन किया। तो पहला ही ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि व्हाट वॉज अरुणिमा रिटेन्ड एज, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बताया, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एक्सेप्शन बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑफ द मूव। एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेनिंग, ट्रेन चलते चलते ही ट्रेन के अंदर ही एक लड़ाई शुरू हो गई। तो क्वेश्चन आ सकता है, वेयर हैड एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। अगला है व्हेन हैड, तो व्हेन नहीं आएगा, वेयर आएगा, क्योंकि ट्रेन के अंदर हो रहा है, तो वेयर वाला ऑप्शन सही है। तो वैसे भी तीसरा और चौथा भी वेयर है, तो वेयर हैड एन एक्सेप्शन बैटल बिगन ऑन द मूव, वेयर एन एक्सेप्शन, तो वेयर हैड एन एक्सेप्शन बैटल बिगन, हाँ बिगिन, बिगन, तो बिगिन भी नहीं आएगा, ठीक है, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। वेयर एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन, हैड बिगन नहीं आ सकता ना, ये भी नहीं आएगा, बिगन डायरेक्ट आएगा। तो वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव, यानी उसका आंसर है ट्रेन। तो हम लोग ने WH क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सिंपल का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा B2 कैटेगरी वाले क्वेश्चंस, जो कि स्पॉट द एरर होते हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो कुल मिला के कुछ 10-12 लेकर आया हूं, इसको फटाफट से देख लेते, एक एक करके फटाफट। चलो यहां पे ध्यान देना, स्पॉट द एरर। चलो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। भाई डू नॉट मैटर क्या होता है, डज नॉट मैटर होता है, तो डू की जगह पे बस उठा के लिख देना डज, ठीक है, डू की जगह पे डज लिख देना, सही हो जाएगा। आई एम लाइकिंग टू सी मूवी एट द थिएटर। भाई लाइकिंग क्या होता है, आई लाइक टू सी, आई एम लाइकिंग नहीं आएगा यहां पे। अगर आप देखोगे तो यहां पे एम लाइकिंग की जगह पे आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, आई लाइक टू सी, क्या लिख दोगे, आई लाइक टू सी, ठीक है, आगे का कंटिन्यू सेम टू सेम लिख देना। नेक्स्ट, आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई फॉरगेट्स नहीं हो सकता कोई चीज,
फॉरगेट होता है तो आप लिख दो यहां पे उसकी जगह पे फॉरगेट, या आप क्या लिख सकते हो, आई नेवर फॉरगेट द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ही हैज ऑफन आस्क मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक। तो ऑफन आस्क मी कि आस्क्ड मी, ही हैज ऑफन आस्क मी नहीं हो सकता, आस्क्ड मी हो सकता है, पूछा गया है, आस्क्ड मी, ठीक है। बाकी का कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई चैलेंज्ड द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। मतलब बोल रहा है कि भाई नो सूनर डिड आई चैलेंज्ड, तो चैलेंज्ड थोड़ी होता है, डिड आई चैलेंज द मैन होता है ना भाई, तो डी नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। तो चैलेंज्ड की जगह पे लिख दो चैलेंज, बस चैलेंज, बाकी सेम लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत इजी है, बस आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है। वी आर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। मोर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्या कभी? भाई वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? मोर आएगा ही नहीं, हटा दो। तो मोर स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह पे सीधा सीधा स्ट्रॉन्गेस्ट लिख देना, मोर को हटा देना, बस खाली मोर को हटा देना, जैसा था पूरा लिख देना, मोर को बस कट कर देना, मोर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एंटर द रूम फॉर द सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर द सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट, आई एंटर द रूम टू सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट, सॉरी टू सर्च द डॉक्यूमेंट, माफ करना। तो फॉर के जगह पे टू लिख देना, बस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ। इन ऑर्डर सेविंग क्या होता है भाई? इन ऑर्डर टू सेव होना चाहिए, तो इन ऑर्डर सेविंग की जगह पे इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव, आगे का कंटिन्यू आप लोग कर लेना, इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉय, अगर आप ध्यान दो क्या बोल रहा है, आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क। तो यहां पे आस्क माई एम्प्लॉय की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आस्क लिख सकते हो। तो आस्क नहीं होता है, ASKS नहीं होता, आस्क ही होता है खाली, तो ASK आ जाएगा, बाकी का सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। द ट्रेनिंग केम टू एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, तो केम के जगह पे हैड कम आ जाएगा, ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड, हैड कम, केम के जगह पे क्या आ जाएगा? हैड कम टू एन एंड, बाकी का कंटिन्यू, हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, ठीक है। लास्ट के दो एग्जांपल, क्या लगता है होमवर्क दे दूं तो यार जरूर ट्राई करना, थक गए हो काफी ज्यादा बोल बोल के, कंटिन्यूस 40 मिनट से बोला जा रहा हूं, आखिरी के दो एग्जांपल ऐसे होमवर्क ले लेना। तो जितना हो सके बच्चा प्रैक्टिस करते रहो, जहां जहां से मिल रहा है प्रैक्टिस करते रहो, बस इतना मुझे आपसे बोलना है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल बच्चा, लव यू ऑल 3000। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज हमें सपोर्ट करो, जितना हो सके मेहनत कर रहा हूं आपके लिए रात दिन एक करके। जैसा कि आपको एक चीज अगर पता होगा मेरे बारे में शायद, आई हैव ईयर इंजरी, ठीक है, स्टिल आई एम हियर टू मेक वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं इस JR कॉलेज पे भी हम आपके लिए कुछ ऐसे कंटेंट दे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करना और हमारे सारे वीडियोस को शेयर करना, जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स होंगे जो इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे, तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पहला सेक्शन 1 कैटेगरी का हमारा पहला वीडियो इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, ऐसे पढ़ लोगे और इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको देखने मिलते हैं, तो 8 में से 8 मार्क्स जो ग्रामर और राइटिंग स्किल का, माफ करना, ग्रामर और डू एज डायरेक्टेड का जो पार्ट होता है, वोकैबुलरी का जो पार्ट होता है, स्पॉट द एरर का जो पार्ट होता है, उसमें आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।